कुछ महीनों पहले उत्तराखंड के जोशीमठ का नाम यूट्यूब चैनल और हर टीवी चैनल से लेकर अखबार के हर संस्करण में देखने को मिल रहा था। जोशीमठ इज सिंकिंग, रिस रहा है जोशीमठ, अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग। इस तरह की हेडलाइंस हर जगह देखने को मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये जोशीमठ खबरों से ओझल होता चला गया। लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ के लोगों की परेशानियाँ अभी भी जस की तस हैं। लोग शिविरों में बहुत ही कम संसाधनों के साथ रहने को मजबूर हैं। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा का ऐलान किया और इस ऐलान को करते हुए उन्होंने कहा कि जोशीमठ यात्रा के लिए एकदम सेफ है। अब हम जोशीमठ में मौजूद हैं और ये जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि जोशीमठ असल में कितना सेफ है। ये जानने के लिए हम यहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे और यहाँ के अधिकारियों से जानेंगे कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने जोशीमठ में हुई समस्याओं के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं। सेफ है ना, पर मुख्यमंत्री का ऐसा कहना है यात्रा सीजन तब होगा आगे शुरू जब हमारी से ऊपर से गाड़ी जाएगी। बस हम जब तक हमारी मांगों पूरी नहीं कर तब तक हम आगे यात्रा शुरू कैसे होने देंगे। हम भी मीन पर है ना यहाँ, मुख्यमंत्री आँख बंद कर देख रही है, आँख तो खुला होगा ना। लोगों का कुर्सी में बैठ के टीवी देख रहे हैं तो कैसे सेफ है तो देखना हो, आओ ना देखने। ऋषि देवी उन सैकड़ों परिवारों में शामिल हैं जो जनवरी में आई आपदा के कारण अपना घर, जमीन और मवेशी खो चुकी हैं। अपने 2 बेटों के साथ एक ही छत के नीचे रहने वाली ऋषि देवी के दोनों बेटे अब अलग अलग रह रहे हैं और वो खुद सरकार द्वारा दिए शेल्टर में रह रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 868 घर आपदा से प्रभावित हुए हैं। 144 परिवार किराए पर या रिश्तेदारों के घरों पर रह रहे हैं। सरकार 46 परिवारों को 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि बांट चुकी है। जोशीमठ में मौजूद खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों का मौसम कब बदल जाता है पता नहीं चलता। सवेरे तेज़ धूप से शुरू हुआ दिन तेज़ बारिश और तूफान के साथ खत्म हो सकता है। जोशीमठ में आपदा से प्रभावित हुए लोगों की किस्मत भी इसी मौसम की तरह हो गई है। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होगा। सरकार से मिल रहा मुआवजा कुछ दिनों तक जीवन यापन करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अपना घर बसाकर रहने का रास्ता अब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। लोग मदद के इंतज़ार में हैं। लोग सरकार से घर के बदले घर और ज़मीन के बदले ज़मीन चाहते हैं। जिन लोगों को प्रशासन ने होटलों में रखा है वो सुबह 8 बजे और दोपहर को 1 बजे नगर पालिका परिषद के हॉल में नाश्ता और लंच करने के लिए आते हैं। जो लोग होटलों में रह रहे हैं, जानकारी के मुताबिक उन्हें केवल 30 अप्रैल तक वहां रहने की अनुमति है। उसके बाद वे कहां जाएंगे और उनका क्या होगा, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। होटल और शेल्टर्स में रह रहे लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने के लिए नगर पालिका हॉल में आते हैं, जहां हर रोज़ उनका नाम और रहने की जगह रजिस्टर में नोट की जाती है। औसतन हर रोज़ 200 लोग खाने के लिए यहाँ आते हैं। खाने में दाल, चावल, पूरी, सब्जी और मीठे में कभी गुलाब जामुन तो कभी रसगुल्ले मिलते हैं। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आती हैं और कुर्सी टेबल पर खाना खाती हैं। अब चाहे कि हमें मकान दिए जाएंगे, हम होटल में कब तक रहेंगे, बच्चे हैं छोटे स्कूल पढ़ने वाले हैं, हमें यहीं चाहिए। एक कमरे में कितने लोग रहते हैं? एक कमरे में 7-8 लोग हैं, कमरा एक ही मिल रहा है ना मेरा। और 7-8 लोग रहते हैं। बाकी कमरों में भी इतने ही लोग रहते हैं? नहीं, किसी में 4 लोग हैं, किसी में 3 लोग हैं। वो देवरानी है ना मेरी, सबसे बड़े हूँ, मेरे पीछे 2 देवरानी और है। लेकिन आपके परिवार में 7-8 लोग हैं? हाँ, मेरे परिवार 4-5 देवरानी है, 3 एक दूसरी वाले देवरानी लोग है मेरे। और जिला प्रशासन से क्या चाहती हैं आपकी, आपके लिए क्या हो? हमें तो मकान चाहिए। कई लोग प्रशासन द्वारा दिए गए होटल और गेस्ट हाउस को छोड़कर अपने टूटे घरों में वापस लौट रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए तीनों टाइम बाहर निकलने में उन्हें परेशानी हो रही थी। इधर उधर से टूट गए थे, उन्होंने बोला यहाँ भी खतरा है और अगल बगल से टूटेंगे तो ये कहाँ सेफ रहेगा। उन्होंने 2 दिन बाद रेड क्रॉस में डाला, फिर उसके बाद 2.5 महीने हमको होटल में रखे। उसके बाद उन्होंने बोला खाना पीना नहीं है, नगर पालिका खाने के लिए जाओ। हमने कहा नगर पालिका बच्चे कहाँ लेके जाएंगे, फिर हम घर को आ गए। उन्होंने क्या बोला, घर भेज दिया आपको? कुछ घर भेजने हम अब ना पाए, रोकना नहीं उन्होंने एसडीएम ने बोला कि अगर तुम्हारे रहने लायक है तो तुम घर चले जाओ, अगर खतरा होगा तो मेरे संपर्क में रहेंगे तुम, फिर मैं वहाँ आके वो करूँगी।
लोगों को विस्थापित करने के लिए प्रशासन ने जोशीमठ से 12 किलोमीटर दूर कुछ टेम्परेरी हट्स का निर्माण किया है। हालांकि इनकी संख्या केवल 15 है और जिन परिवारों का विस्थापन होना है उनकी संख्या सैकड़ों में है। सफ़ेद रंग से फाइबर मटेरियल से बने टेम्परेरी घरों में 2 कमरे, किचन और वॉशरूम हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यह जगह शहर से बहुत दूर है और लोग वहां रहने के लिए नहीं जाएंगे। हमने कहा हम किराए बने जाते, बोले ढाक जाओ, ढाक हट बना रहे। अरे हमारे बच्चे यहाँ से मार्केट जा रहे, मार्केट से घर आए, स्कूल जा रहे, ज्योति विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे, हम ढाक कैसे जाते? कहाँ कौन दे रहा हम वहाँ से आने के किराए? हमने जोशीमठ छोड़ने सब जान पहचान, तहसील, पटवारी, नगर पालिका सब हमारे जान, हम ढाक ऐसे इधर उधर कैसे जाते हम? आपदा से प्रभावित निवासी जनवरी से ही जोशीमठ की तहसील में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि विस्थापन की प्रक्रिया को तेज किया जाए, भूमि के बदले भूमि, मकान के बदले मकान, लोगों के रोजगार की बात, नुकसान की भरपाई, एनटीपीसी और बाईपास के काम को पूरी तरह रोका जाए और पूरी जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित किया जाए। इन मांगों समेत जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की कुल 11 मांगे थीं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने मौखिक रूप से उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन लोग लिखित आश्वासन चाहते हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर भी समिति के विचार साफ हैं। जोशीमठ में जहां आपदा के प्रभावित अभी भी आंदोलन में है, अभी भी सड़क पर है, उनकी समस्याएं अभी भी हल नहीं हुई हैं, उनका स्थायी तौर पर विस्थापन पुनर्वास नहीं हुआ है, ऐसे में इस सब को सामान्य बताना और जब 8 संस्थाओं ने जिन्होंने कि यहाँ आकर के जोशीमठ का अध्ययन किया, उन संस्थाओं की दी हुई रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। अभी तक लोगों को ये नहीं मालूम कि जोशीमठ कितना सुरक्षित है, कितना असुरक्षित है, लोग जहाँ रह रहे हैं उनका वहाँ भविष्य क्या होने वाला है, और यात्रा पर भी जो लोग आने वाले हैं उनको भी ये मालूम नहीं है कि जोशीमठ की वास्तविक स्थिति क्या है, ये सुरक्षित है अथवा असुरक्षित। ऐसे में बद्रीनाथ यात्रा को लेकर के सरकार की जो तैयारियां हैं, ये सरकार का जो प्रचार है, वो अपने आप में हकीकत से दूर है। इसलिए हमारी इस पर एक आलोचना है। जोशीमठ जो है लगातार धंसाव, लगातार दरारें बढ़ रही हैं। जिन सड़कों से होकर के यात्रा को गुजरना है उन सड़कों की हालत भी ख़राब है। वहाँ नीचे जो है जगह जगह कैविटी बन गई है। अभी बीच में ही लगातार उन सड़कों में दरारें थी, गड्ढे थे, जिनको कि अभी जो है तदर्थ तौर पर भरा गया है, उनमें रेत डाल करके, कंक्रीट डाल करके भरा है, लेकिन ये ऊपरी तौर पर हुआ है और ये बहुत टिकाऊ नहीं हुआ। और देखना होगा कि आने वाली बरसात में या किसी भूकंप के आने पर ये कितना टिकेगा। लेकिन 8 तारीख को हमारी बात हुई और मुख्यमंत्री ने हमसे जो है अपने आंदोलन को स्थगित करने की अपील की है। तो हमने उनसे कहा था कि हम विचार विमर्श करने के बाद और आपकी जो सहमति आपने जताई है उसमें ज़मीन पर क्या अमल होता है, उसके बाद उस पर विचार करने के बाद उनकी जो अपील है उस पर बातचीत करेंगे, उस पर विचार करेंगे। एक तरफ स्थानीय निवासी तहसील में हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियां कर रहा है। 4 धाम यात्रा की तैयारियों में प्रशासन की ओर से जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है रोड निर्माण। जो किसी भी नई बिल्डिंग में जो क्रैक्स रिपोर्ट हमें किए गए हैं या फिर किसी नई जगह पे या एग्जिस्टिंग क्रैक्स की वाइडनिंग की जो हमें न्यूज़ पहले आती थी, तो 5 फरवरी लास्ट हमें जो एक रिपोर्टेड सूचना मिली थी, उसके बाद स्थिति है जो एक काफ़ी कंट्रोल में है। उसके अलावा जो मेजर इशू यात्रा को देखकर होता है वो हमारा जो 4 धाम बद्रीनाथ हाईवे है उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फरवरी एंड में ऑनरेबल सीएम की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी 4 धाम के रिव्यू की। तो उसमें ये निर्देश दिए गए थे कि जो हमारा बद्रीनाथ हाईवे है उसको हमें ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार मैकेनिज्म से सर्वे करके हमें उसकी सेफ्टी का एक ऑडिट करना है। तो बीआरओ ने एक NGRI जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, उनको रोपिंग करके उस पूरे हमारे रोड की एक हमने सर्वे कराई है और कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स हमें मिले हैं वहाँ पर, और बहुत ऐसा तो मेजर नहीं है बट ऐसे माइनर पॉइंट्स है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए और उसके टाइमली एक प्रोटेक्शन मेजर्स के लिए बीआरओ काम कर रहा है। तो हम एटलीस्ट ये तो एश्योर कर सकते हैं कि जो रोड है वो हमारा बीआरओ उसकी तैयारी कर रहा है कि वो एक सेफ मूवमेंट
उस रोड से हो, बिकॉज इस यात्रा सीजन के लिए और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। फ्यूचर के लिए एक बाईपास वहाँ से प्रपोज्ड है, बट इस बार वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। जो हम बिल्डिंग्स का पेमेंट दे रहे हैं, जो भवन जिनका नुकसान हुआ है उनको हम दे रहे हैं। कई लोग चाहेंगे कि वो उनको हम किसी सेफ जगह पर भूमि आवंटन कर दें, वहाँ पर वो लोग खुद अपना मकान बना लें, और कई ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सरकार उनको मकान बना के दे। तो जो 21 फरवरी को जो शासन ने नीति निर्धारित करी है रिहैबिलिटेशन के लिए, तो उसमें ये सभी प्रोविज़न की बात की गई है। तो जैसे लोग अपना फीडबैक देंगे, लोगों के विकल्प के अनुसार ही जो पुनर्वास और विस्थापन की कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, इसमें जैसे मैंने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया कि रोड जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें जो मूवमेंट है वो सिक्योर करना है, तो उसके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय लोगों की डिमांड है कि क्योंकि स्थानीय लोगों का जो इकॉनमी है, उनका रोज़गार है, वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है, तो उसको साथ लेकर चलते हुए ये बात की जा रही है कि हम अननेसेसरी कोई पैनिक ना क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ भारत से नहीं विदेश से भी यहाँ पर्यटक आते हैं। तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए लोगों ने भी मांग रखी है, और उसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वो बात रखी है। उत्तराखंड के जोशीमठ से नूतन की रिपोर्ट।